अपने पराये संकट की घड़ी में किसने दिया अमिता का साथ। मोहल्ले में जिसने भी सुना उसकी आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं। सतीश दास मर गया। विस्मय की बात यह नहीं कि मरियल सतीश दास मर गया, बल्कि यह थी कि वह पत्नी के लिए पूरे 5.5 लाख रुपए छोड़ गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पैबंद लगे अधमैले कपड़े पहनने वाले, रोज पुराना सा छाता बगल में दबाकर सवेरे घर से निकलने, रात में देर से लौटने वाले सतीश के बैंक खाते में 5.5 लाख की मोटी रकम जमा होगी। गली के बड़े बूढ़े सिर हिला हिला कर कहने लगे, इसे कहते हैं तकदीर। अच्छा खाना पहनना भाग्य में नहीं लिखा था, पर बीवी को लखपति बना गया। कुछ ने मन ही मन अफसोस भी किया कि पहले पता रहता तो किसी बहाने कुछ रकम कर्ज में ऐंठ लेते। अब कौन आता वसूल करने। जीते जी तो सभी सतीश को उपेक्षा से देखते रहे, कोई खास ध्यान न देता, जैसे वह कोई कबाड़ हो। किसी से न घनिष्ठता, न कोई सामाजिक व्यवहार। देर रात चुपचाप घर आना, खाना खाकर सो जाना और सवेरे 8 बजे तक बाहर। महल्ले में लोगों को इतना पता था कि सतीश दास थोक कपड़ों की मंडी में दलाली किया करता है। कुछ को यह भी पता था कि जब तब शेयर मार्केट में भी वह जाया करता था। जो हो सच्चाई अपनी जगह ठोस थी। पत्नी के नाम 5.5 लाख रुपए निश्चित थे। आमतौर पर बैंक वाले ऐसी बातें खुद नहीं बताते, नामिनी को खुद दावा करने जाना पड़ता है। वह तो बैंक का क्लर्क सुभाष गली में ही रहता है, उसी ने बात फैला दी। अमिता के घर यह सूचना देने सुभाष निजी रूप से गया था और इसी के चलते गली भर को मालूम हो गई यह बात। वह नातेदार पड़ोसी जो कभी उसके घर में झांकते तक न थे, वह भी आकर सतीश के गुणों का बखान करने लगे। गली वालों ने एक मत से मान लिया कि सतीश जैसा निरीह साधु प्रकृति आदमी नहीं मिलता है। अपने काम से काम, न किसी की निंदा, न चुगली, न झगड़े। यहाँ तो 4 पैसे पाते ही लोग फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। अमिता चकराई हुई थी। यह क्या हो गया वह समझ नहीं पा रही थी। उसे सहारा देने दूर महल्ले के मायके से माँ, बहन और भाई आ पहुँचे। बाद में पिताजी भी आ गए। आते ही माँ ने नाती को गोद में उठा लिया। बाकी सब भी अमिता के 4 साल के बच्चे राहुल को हाथों हाथ लिए रहते। माँ ने प्यार से माथा सहलाते हुए कहा, मुन्नियों उदास न रहो, जो होना था वह हो गया। तुम्हें इस तरह उदास देखकर मेरी तो छाती फटती है। पिता ने खांस खंखार कर कहा, न हो तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चलकर वहीं रह। यहाँ अकेली कैसे रहेगी, हम लोग भी कब तक यहाँ रह सकेंगे। और यह घर। अमिता पूछ बैठी, अरे किराएदारों की क्या कमी है, और कोई नहीं तो तुम्हारे मामा रघुपति को ही रख देते हैं, उसे भी डेरा ठीक नहीं मिल रहा है। अपना आदमी घर में रहेगा तो अच्छा ही होगा। सुनते हो जी, माँ बोली, बेटी की सूनी कलाई देख मेरी छाती फटती है। ऐसी हालत में शीशे की नहीं तो सोने की चूड़ियां तो पहनी ही जाती है। जरा सुखलाल सुनार को कल बुलवा देते, जरूर कल ही बुला देता हूँ। अमित ने स्थायी रूप से मायके जाकर रहना पसंद नहीं किया। यह उसके पति का अपना घर है। पति के साथ 5 साल यहीं तो बीते हैं, फिर राहुल भी यहीं पैदा हुआ है। जाहिर है भावनाओं के जोश में उसने बाप के घर जाकर रहने से मना कर दिया। सुभाष चंद्र के प्रयास से वह बैंक में मैनेजर से मिलकर पति के खाते की स्वामिनी कागज पत्रों पर हो गई। पासबुक चेकबुक मिल गई और फिलहाल के जरूरी खर्चों के लिए उसने 25,000 की रकम भी बैंक से निकाल ली। अब वह पहले वाली निरीह गृहिणी अमिता नहीं, बल्कि अधिकार भाव रखने वाली संपन्न अमिता है। राहुल को नगर निगम के स्कूल से हटा कर पास के ही एक अच्छे पब्लिक स्कूल में दाखिल करा दिया। अब उसे स्कूल की बस लाती ले जाती है। बेटी घर में अकेली कैसे रहेगी, यह सोचकर माँ और छोटी बहन वीणा वहीं रहने लगी। वीणा वहीं से स्कूल पढ़ने जाने लगी। छोटा भाई भी रोज 1 से 2 बार आकर पूछ जाता। अब एक काम वाली रख ली गई, वरना पहले अमिता ही चौका बर्तन से लेकर साफ सफाई का सब काम करती थी। अमिता के मायके का रुख देखकर पास पड़ोस की औरतों ने आना लगभग छोड़ सा दिया। अमिता और उसके मायके वालों की महल्ले भर में कटु आलोचनाएं होने लगी। पैसा क्या मिला, दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। कोई पूछे तमाम दुनिया में तुम ही एक अनोखी लखपति हो क्या। हम तो गए थे हालचाल पूछने, घड़ी 2 घड़ी बातचीत करने, लेकिन घर वाले यो घूर कर देखते हैं जैसे कुछ चुराने या मांगने आए हों।
लानत भेजो जी, तुम देखना घर वाले सारा पैसा चूस कर अमिता को छोड़ देंगे। पड़ोसियों की इन बातों से अमिता अनजान नहीं थी। माँ ने अफसोस से कहा, कैसा सूना सूना लगता है बेटी का गला। बेटी मेरा हार यूं ही पड़ा है, ठहरो ला देती हूँ, गले में कुछ डाले रहो। यही माँ है। अभी 2 साल की ही तो बात है, सतीश के साथ एक विवाह में अमिता को जाना पड़ा था। यूं तो वह कहीं साथ नहीं जाते थे, लेकिन एक थोक कपड़ा व्यापारी सतीश के खास दोस्त थे। उनके घर विवाह में वह सपरिवार वहां निमंत्रित थे। अमिता के कानों में हल्के रिंग थे, लेकिन कलाई और गले में भी तो कुछ चाहिए। सूना गला नहीं जंचता था। माँ से हार मांगने गई थी कि शादी में पहनेगी और वापस कर देगी, लेकिन माँ ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया था कि शादी ब्याह की भीड़ में कोई छीन कर भाग जाएगा तो। और आज वही माँ उसके सूने गले में अपना वही हार डालने को बेचैन है। मन में कितनी कटु बातें उमड़ी, लेकिन वह बोली नहीं। माँ, वह पुराने फैशन का हार मुझसे नहीं पहना जाएगा, मैं हार बनवा लूंगी। कई बार सतीश से वह झगड़ी थी, कहीं आना जाना हो तो गले में कुछ तो चाहिए। वह चुपचाप सुन लेता। माँ ने सुखलाल सुनार से अमिता के खर्चे पर ही उसे 4 सोने की चूड़ियां बनवा दी थी, लेकिन वह दोपहर में बिना किसी को कुछ बताए कपड़े बदल कर निकल पड़ी। जौहरी बाजार उसका देखा हुआ था। रिक्शे से सीधी वहीं पहुंची और एक दुकान में घुस गई। दुकानदार ने हार दिखाए। दाम पूछकर उसने एक हल्का सा किंतु कीमती हार चुन लिया। सोने की शुद्धता की गारंटी दुकानदार ने खुद दे दी और साथ में यह भी कहा, बहन जी इसे आप अपनी ही दुकान समझें, कुछ भी लेना देना या तुड़वाना हो तो हम सेवा के लिए ही है। अमिता लौटी। मन में एक तृप्ति थी। रुपया भी क्या चीज है, उसके मन में एक सुखद अनुभूति थी। हार देखकर माँ और बहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अमिता मन में सोचने लगी कि रुपए के लिए वह बेचारे जिंदगी भर खटते रहे, मेहनत की, न अच्छा खाया पिया न पहना और मुझको लखपति बना गए। उसका मन भर आया। वह सतीश की फोटो के आगे सिर झुकाकर बुदबुदाई, तुम्हारी मेहनत के पैसों का ध्यान रखूंगी, यूं ही बर्बाद न होने दूंगी। अपने प्राय बहुत पहचान में आ रहे हैं, पैसा सबकी कलई उतार देता है। पिता नगर निगम की क्लर्की से रिटायर हुए थे। पेंशन से घर चलाना कठिन होने पर कपड़ा मंडी में उन्होंने एक दुकान का बहीखाता लिखने का काम संभाल लिया था। वह एक दिन घबराए हुए आए, बताया कि बरसों पहले ऑफिस से एक मित्र क्लर्क को बैंक से लोन लेने में उन्होंने अपनी जमानत दी थी। पूरा कर्ज वसूल न हो पाया। मित्र रिटायर होकर न जाने कहां चला गया है, पता नहीं लगता, और बैंक वालों ने उन पर दावा दायर कर दिया है। अब 15 दिनों में रकम जमा न करने पर घर का सामान नीलाम करा लेंगे या मुझे जेल यात्रा करनी पड़ेगी। पिता के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। माँ रोने लगी। कितनी रकम का कर्ज था? अमिता ने सहमते हुए पूछा। कर्ज तो 50,000 का था, पर उसने किस्तों में 30,000 दे दिए थे। बाकी के 20,000 का दावा बैंक वालों ने किया है। माँ ने रोते हुए अमिता का हाथ पकड़ लिया। बेटी अब तुम्हारे ही ऊपर है, इन्हें जेल जाने से बचाओ। अमिता ने बैंक द्वारा भेजे गए कागज देखने चाहे। पिता का चेहरा उतर गया। बोले, बैंक ने अभी तो सम्मन नहीं भेजा है, लेकिन वहाँ के एक जान पहचान के आदमी ने बताया है कि जल्द भेजने की तैयारी हो रही है। उसने राय दी है कि मैं मैनेजर से मिल लूं और शीघ्र रुपए की व्यवस्था करूं। तो कागज आने दीजिए, तब देखेंगे। तुम बात नहीं समझी, सम्मन आने पर तुरंत बात फैल जाएगी, क्या इज्जत रहेगी? तब माँ ने कातर भाव से कहा, बेटी अब माँ बाप की इज्जत तुम ही बचा सकती हो। अमिता ने चेकबुक निकाली और पिता के नाम 20,000 रुपए की राशि भर उन्हें चेक दे दिया। माँ बाप ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। घर का वातावरण फिर सहज होने लगा। अमिता ने हिसाब लगाया। खर्च के लिए पहले निकाली रकम 25,000 लगभग खत्म होने को है। अब यह 20,000 और बैंक की रकम से निकल गई। यूं ही यदि चलता रहा तो सुबह राहुल को स्कूल की बस ले गई तो वह कपड़े बदल कर बैंक के क्लर्क सुभाष चंद्र के घर गई। वह बैंक जाने की तैयारी में थे और उनकी पत्नी टिफिन में खाना रख रही थी। दोनों ने बड़े अपनेपन से अमिता का स्वागत किया। सुभाष की पत्नी उसके लिए चाय बनाने चली गई। सुभाष जी, अमिता बोली, मैं सोचती हूँ
कि बैंक में पड़ी रकम के लिए कुछ ऐसा उपाय हो कि जब तब उसमें से रुपए निकाले न जा सके, सुरक्षित रहें। वही तो मैं आपको राय देना चाहता था। सुभाष चंद्र ने उत्साह से कहा, आपने कल 20,000 का एक चेक भुनवाया है, मेरी सलाह मानिए तो पूरी रकम को 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दे, ब्याज भी अधिक मिलेगा और रकम भी सुरक्षित रहेगी। उन्होंने अमिता को विस्तार से चालू और सावधिक खातों के बारे में समझाया। अमिता ने राहुल की फीस, किताब, कापी, कपड़ों और अपने अन्य खर्चों के बारे में बताया। तो सुभाष ने कहा, आपकी जो जमा रकम है उस पर हर साल 25,000 से ज्यादा का ब्याज मिलेगा। आप प्रतिमाह 2,000 उसमें से ले सकती हैं। इसके लिए आपको बैंक को लिखित रूप में देना होगा। इतने में तो आपके जरूरी घरेलू खर्च चल जाने चाहिए। उन्होंने राहुल को नॉमिनी बनाते हुए अमिता को अपना जीवन बीमा करा लेने की सलाह भी दी। अमिता के आगे सुरक्षा का नया संसार खुल गया। मन की चिंता दूर हो गई। सुभाष के साथ वह बैंक गई और जमा राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में करवा देने की कार्रवाई उसी दिन पूरी कर दी। बैंक से फोन कर सुभाष ने बीमाकार यालय के एक एजेंट को वहां बुलवाया और अमिता से परिचय कराते हुए जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में बातें की। एजेंट विवेक ने अमिता को विभिन्न पॉलिसियों के बारे में समझाया और शाखा कार्यालय में ले जाकर फॉर्म भरवाने के साथ साथ अन्य जांचों की भी कार्रवाई पूरी करा दी। बीमे की किस्त अमिता को हर 3 माह पर नकद देनी थी। विवेक ने जिम्मा लिया कि वह समय पर आकर रुपए ले जाकर कागजी कार्रवाई निपटा देगा। अमिता लगभग 4 बजे घर पहुंची तो सब चिंतित थे। माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी बेटी? बैंक गई थी माँ, कुछ और भी जरूरी काम थे। घर वालों के चेहरे आशंकाओं से घिर गए कि बैंक क्या करने गई थी, पर पूछने का साहस किसी में न हुआ। 2 दिन बाद छोटा भाई ललित आया और बोला, दीदी कॉलेज से 20 लड़कों का एक ग्रुप विंटर वेकेशन में गोवा घूमने जा रहा है, हर लड़के को 5,000 जमा करने पड़ेंगे। अमिता ने सख्ती से कहा, अभी गर्मियों की छुट्टी में तुम मसूरी घूमने गए थे न, हर छुट्टी में मटरगश्ती गलत है। तुम्हें छुट्टियों में यहीं रहकर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मैं इतने रुपए न जुटा सकूंगी। ललित का चेहरा उतर गया। माँ भी अमिता का रुख देख कुछ न कह सकी। 3 माह पूरे होने पर विवेक आकर बीमे की किस्त ले गया और कागजों पर उससे हस्ताक्षर भी कराए। अमिता ने साफ शब्दों में माँ को बता दिया कि उसे अब राहुल की फीस और ललित की कोचिंग की फीस ही देने योग्य आय होगी। वीणा की फीस पिताजी जैसे पहले देते थे दिया करें। विवेक की सलाह से अमिता ने एक स्वयंसेवी संस्था की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके कार्यक्रमों में वह अधिकतर घर के बाहर ही रहने लगी। बाहरी अनुभव बढ़ने और व्यस्तता के चलते अब अमिता का तनमन अधिक खुश रहने लगा। विवेक से अमिता की अच्छी पटने लगी। अक्सर दोनों साथ ही बाहर घूमने फिरने निकलते। यह देखकर माँ पिता सहमते, किंतु सयानी और लखपति बेटी को क्या कहते, उसके कारण घर की हालत बदली थी। साल भर बाद ही एक दिन अमिता माँ से बोली, माँ मैंने विवेक से विवाह करना तय कर लिया है, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। माँ को तो कानों पर विश्वास ही न हुआ, हतप्रभ सी खड़ी रह गई। बगल के कमरे से पिताजी भी आ गए। क्या हुआ? मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं विवेक के साथ विवाह करने जा रही हूँ, आशीर्वाद दे। माँ फट पड़ी, तेरी बुद्धि तो ठीक है, भला कोई विधवा? तभी विवेक आ गया। उसे देखकर माँ खामोश हो गई, लेकिन आते आते उसने उनकी बातें सुन ली थी। अंत हंसकर विवेक बोला, मां जी आप किस जमाने की बात कह रही हैं? अब जमाना बदल गया है। अब विधवा की दोबारा शादी को बुरा नहीं समझा जाता। जब हमें कोई आपत्ति नहीं है तो दूसरों से क्या लेना देना। खैर, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, ऐसा हमने मान लिया है। चलो। अमिता उसी दिन आर्य समाज मंदिर में उनका विवाह संपन्न हो गया। मन में सहमति न रखते हुए भी अमिता के माता पिता व भाई बहन विवाह समारोह में शामिल हुए। माँ पिता ने कन्यादान किया। विवेक के घर में केवल माँ और छोटी बहन थी और विवेक के ऑफिस के सहयोगी भी पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। साथियों ने निकट के रेस्तरां में नवदंपति के साथ सबकी दावत की। अमिता ने माँ पिता के पैर छुए। फिर अमिता के साथ सभी लोग उसके घर आ गए तो विवेक की मां ने कहा, समधी जी अब अमिता को विदा कीजिए, वह अब मेरी बहू है, उसे अपने घर जाने दें।
पिता की जबान खुली लेकिन राहुल विवेक की मां ने हंस कर कहा, राहुल विवेक को बहुत चाहता है, विवेक भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता है, बच्चे को उसका पिता भी तो मिलना चाहिए। अमिता बोली, पिताजी मेरे इस घर को फिलहाल किराए पर उठा दे, उस पैसे से भाई बहनों की पढ़ाई, घर की देखभाल आदि का खर्च निकल आएगा। चलते समय विवेक ने अमिता के माता पिता से कहा, पिताजी मैंने अमिता से स्पष्ट कह दिया है कि तुम्हारा जो धन है वह तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारे ही नाम से रहेगा। मैं खुद अपने परिवार, पत्नी और पुत्र के लायक बहुत कमा लेता हूँ। आप ऐसा न सोचें कि उसके धन के लालच से मैंने शादी की है, वह उसका राहुल का है। फिर माता पिता के पैर छूकर विवेक और अमिता थोड़े से सामान और राहुल को साथ लेकर चले गए। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।